जय हिंद। 12th क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पिछले वीडियो में संधारित्रों के प्रकार पढ़ लिए थे, तीनों प्रकार के संधारित्र पढ़ लिए थे। इस वीडियो में अपन संधारित्रों का संयोजन पढ़ने वाले हैं। हेडिंग डालेंगे संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। तो संधारित्र को जोड़ा जाएगा आपस में, दो या दो से अधिक संधारित्रों को आपस में जोड़ा जाएगा। दो प्रकार का संयोजन होता है संधारित्रों का। संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला कहलाता है श्रेणीक्रम संयोजन, श्रेणीक्रम संयोजन, और दूसरा कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। पहला कहलाता है श्रेणीक्रम संयोजन और दूसरा कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। तो संधारित्रों को आपस में दो तरीके से जोड़ा जा सकता है। पहला तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जा सकता है और दूसरा जोड़ा जा सकता है समांतर क्रम में। ठीक है, तो अब जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी, संयोजन करने की जरूरत क्यों पड़ी? मान लीजिए हमारे पास दो या दो से अधिक संधारित्र हैं, लेकिन अपने को जिस संधारित्र की जिस धारिता का संधारित्र चाहिए वो नहीं है हमारे पास। मान लो कम संधारित्र का धारिता का संधारित्र चाहिए, लेकिन अपने पास ज़्यादा संधारित्र की ज़्यादा धारिता के संधारित्र है, तो कम धारिता का संधारित्र बनाने के लिए उन्हें आपस में जोड़ा जाएगा। या तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा या समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। किस क्रम में जोड़ेंगे वो अपन आगे देखने वाले हैं। ठीक है, या अधिक धारिता का संधारित्र चाहिए लेकिन अपने पास कम धारिता के संधारित्र हैं, तो उन्हें किस क्रम में जोड़ा जाए कि अपने को अधिक धारिता का संधारित्र प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो कम धारिता का संधारित्र या अधिक धारिता का संधारित्र प्राप्त करने के लिए ही संधारित्रों को आपस में जोड़ दिया जाता है। मान लो दो या दो से अधिक संधारित्र हैं हमारे पास, तो उन्हें दो तरीके से जोड़ा जाएगा। पहला जोड़ा जाएगा श्रेणी क्रम में और दूसरा जोड़ा जाएगा समांतर क्रम में। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कहता है, एक एक करके पढ़ लेते हैं। मान लीजिए श्रेणी क्रम संयोजन ही पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहेगा संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है? संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है या किसे कहते हैं? इसमें तुल्य धारिता या कुल धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसके संयोजन में कुल धारिता या तुल्य धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपन पढ़ने वाले हैं पहला संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से पूछा जा सकता है। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? इसमें तुल्य धारिता का या कुल धारिता का, टोटल धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए। तो हमारे पास संधारित्रों को जोड़े तो संधारित्र का संकेत इस तरीके से होता है। ये दो लाइनें ऐसी बना दे अपन तो संधारित्र का संकेत हो जाता है। ये थोड़ी बड़ी बड़ी बना ले। ये संकेत होता है किसका? संधारित्र का। ठीक है, चलिए ये पहला संधारित्र है, ये इसकी पहली प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है पहले संधारित्र की। इसके साथ श्रेणी क्रम में ये दूसरा संधारित्र जोड़ रहे हैं। ये पहली प्लेट है उसकी और ये यहाँ पर उसकी दूसरी प्लेट है। ठीक है, मान लीजिए एक और जोड़ लेते हैं, तीसरा संधारित्र। ये पहली प्लेट है तीसरे संधारित्र की और ये उसकी दूसरी प्लेट है। ठीक है, और लास्ट वाली जो भी प्लेट होगी उसे ग्राउंडेड कर देंगे, पृथ्वीकृत कर देंगे। उसका संबंध अपन पृथ्वी से कर देंगे। क्यों कर दिया जाता है पृथ्वी से? ये तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, पृथ्वीकृत कर दिया है, ग्राउंडेड कर दिया है। ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलिए देखिए, तो ये पहला संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है और ये तीसरा संधारित्र है हमारे पास। इन्हें इस तरीके से आपस में जोड़ दिया गया है। ठीक है, ये पहला संधारित्र है, इसकी धारिता अपन C1 मान रहे हैं। पहले संधारित्र की धारिता C1, दूसरे संधारित्र की धारिता C2, तीसरे संधारित्र की धारिता C3 है। इस बिंदु को नाम दे रहे हैं A और इस बिंदु को नाम दे रहे हैं यहाँ पर B। ठीक है, दिखाई दे रहा है धारिताएं C1, C2, C3। ठीक है, चलिए देखिए। अब तो पहले संधारित्र की धारिता C1 है, दूसरे संधारित्र की धारिता C2 है और तीसरे संधारित्र की धारिता C3 है। तो इन्हें इस तरीके से जोड़ने पर कुल धारिता कितनी प्राप्त होगी उसका व्यंजक अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं परिभाषा की कि श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए। तो ये पहले संधारित्र की पहली प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है पहले संधारित्र की। ये दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट है और ये इसकी दूसरी प्लेट है। ऐसे ही आगे है।
तो जब पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट के साथ जोड़ दिया जाता है तो इसे संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। फुल स्टॉप। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा लिख देंगे, जब पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट के साथ जोड़ दिया जाता है तो इसे संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। फुल स्टॉप। ठीक है, अब व्यंजक निकालने वाले हैं तो ये चित्र बना लेंगे। सबसे पहले परिभाषा लिखने के बाद ये चित्र बना लेंगे अपन। ठीक है, देखिए तो ये तीनों संधारित्र हो गए। चलिए यहाँ पर बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश देने वाले हैं, बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश देने वाले हैं। तो जैसे ही ये प्लस क्यू आवेश देंगे तो ये देखिए पहले संधारित्र की पहली प्लेट पर जुड़ा हुआ है, यानी पहले संधारित्र की पहली प्लेट पर धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसकी पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश आ जाएगा और संधारित्र के सिद्धांत से इसकी दूसरी प्लेट पर दूसरी प्लेट की निकटवर्ती सतह पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा और दूरवर्ती सतह पर यहां पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? धन आवेश उत्पन्न होगा। ये दूरवर्ती सतह पर, दूरवर्ती सतह किससे जुड़ी हुई है? दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर जुड़ी हुई है, यानी ये वाला धन आवेश इसमें चला जाएगा। तो दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर धन आवेश, ऐसे ही प्रेरक की क्रिया द्वारा इसकी दूसरी प्लेट की निकटवर्ती सतह पर ऋण आवेश, दूरवर्ती सतह पर धन आवेश उत्पन्न होगा, वो इसमें चला जाएगा पहली प्लेट पर, तो यहाँ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा और यहाँ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा प्रेरक की क्रिया द्वारा। इसी तरीके से उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये चित्र हो गया अपना कंप्लीट। हाँ, एक चीज और रह गई, तो यहां से प्लस क्यू आवेश दिया और यहां पर धन आवेश उत्पन्न होगा तो वो पृथ्वीकृत है, वो धन आवेश पृथ्वी में चला जाएगा, धारिता बढ़ जाएगी। आवेश देखिए तीनों संधारित्र पर आवेश एक समान रहता है। श्रेणी क्रम संयोजन में तीनों संधारित्र पर आवेश का मान एक समान रहता है, लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है। पहले संधारित्र पर विभवांतर V1 होता है, दूसरे संधारित्र पर विभवांतर V2 मान ले, तीसरे संधारित्र पर विभवांतर V3 मान ले। ठीक है, चलिए अब हो गया है चित्र कंप्लीट। तो ये चित्र आप लोग बनाएंगे नीचे परिभाषा लिखने के बाद। चलिए अभी जो मैंने आपको समझाया है वही लिखना है। अपन लिखेंगे माना कि 3 संधारित्र, ज्यादा भी जोड़ सकते हो, कम भी 2 रख सकते हो। तो माना कि 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 है को चित्रानुसार बिंदुओं A तथा B के बीच श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। जब बिंदु A पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तब पहले संधारित्र की पहली प्लेट पर धन आवेश और प्रेरक की क्रिया द्वारा इसकी दूसरी प्लेट की निकटवर्ती सतह पर ऋण आवेश और दूरवर्ती सतह पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। चूंकि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट की दूरवर्ती सतह दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी रहती है, इसलिए दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर धन आवेश और प्रेरक की क्रिया द्वारा दूसरी प्लेट की निकटवर्ती सतह पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है और यही क्रिया आगे चलती रहती है। यानी सभी संधारित्रों की पहली प्लेटों पर धन आवेश और दूसरी प्लेटों पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। फुल स्टॉप। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए क्या लिखने वाले हैं इसमें। अपन लिखेंगे ये चित्र बनाने के बाद लिखेंगे माना कि 3 संधारित्रों जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 है को चित्रानुसार बिंदुओं A तथा B के बीच श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। जब बिंदु A पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्रेरण की पहले संधारित्र की पहली प्लेट पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है या धन आवेश आ जाता है। यही धन आवेश यहीं पर आ जाता है। ठीक है, तो जब बिंदु A पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो पहले संधारित्र पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है और प्रेरक की क्रिया द्वारा इसकी दूसरी प्लेट की निकटवर्ती सतह पर ऋण आवेश और दूरवर्ती सतह पर धन आवेश उत्पन्न होता है। चूंकि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट की दूरवर्ती सतह दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट के साथ जुड़ी रहती है, इसलिए दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर धन आवेश उत्पन्न होता है और प्रेरक की क्रिया द्वारा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट की निकटवर्ती सतह पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है और यही क्रिया लगातार चलती रहती है। इस प्रकार
सभी संधारित्रों या तीनों संधारित्रों की पहली प्लेटों पर धन आवेश और दूसरी प्लेटों पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। फुल स्टॉप। ठीक है, फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। इस प्रकार तीनों संधारित्रों पर आवेश का मान एक समान रहता है। तीनों संधारित्रों पर आवेश का मान एक समान रहता है, लेकिन वोल्टेज या विभवांतर अलग अलग उत्पन्न हो जाते हैं। वोल्टेज या विभवांतर अलग अलग उत्पन्न होते हैं। विभवांतर अलग अलग उत्पन्न हो गए। ठीक है, वोल्टेज अलग होगा, इस पर वोल्टेज कुछ और होगा, इस पर कुछ और होगा, इस पर कुछ और होगा। ठीक है, कैसे समझ सकते हैं इनको? देखिए, मान लीजिए एक तार लीजिए, लंबा तार, यहाँ तक मान लो ये मेरा हाथ, ये लंबा तार है। अब यहाँ पर क्या करें, इधर से वोल्टेज दे रहे हैं इस तरफ से। ठीक है, यहाँ से मान लो अपन ने कहीं से करंट दे रहे हैं, यहाँ पर पहला बल्ब लगा दिया, यहाँ दूसरा बल्ब लगा दिया, या तीसरा लगा दिया, यहाँ चौथा लगा दिया, या पांचवा लगा दिया। उधर से करंट आ रहा है, इस तरफ से करंट आ रहा है, तो जाहिर सी बात है पहले को ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, पहले बल्ब को, दूसरे को कम होगा थोड़ा, तीसरे को और कम होगा, चौथे को और कम होगा, लास्ट वाले पर तो वोल्टेज बहुत कम हो जाएगा। तो इसी तरीके से मतलब ये श्रेणी क्रम में जोड़ रखे हैं अपन ने, यानी श्रेणी क्रम संयोजन में वोल्टेज बढ़ जाता है, वोल्टेज बढ़ता है, श्रेणी क्रम संयोजन में वोल्टेज बढ़ता है। ठीक है, तो ये सब लिखने के बाद नीचे लिख देंगे तीनों संधारित्रों पर आवेश का मान एक समान रहता है, जबकि इन पर वोल्टेज या विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 उत्पन्न हो जाते हैं। तो कौन बता रहा है? वोल्टेज, इसीलिए वोल्टेज का मान निकाला जाएगा। तो बिंदु A और B के बीच टोटल वोल्टेज क्या होगा वो देखते हैं। तब नीचे लिखेंगे, तब बिंदुओं A तथा B के बीच कुल विभवांतर V मान लेते हैं। V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। यही होगा कि नहीं होगा? तीनों को जोड़ देंगे, टोटल विभवांतर पता चल जाएगा। चलिए अब ये निकालने से पहले एक चीज निकाल लेते हैं अपन, ये बाद में निकालते हैं। ये स्टेप बाद में करेंगे, करना तो है ही, लेकिन बाद में करेंगे। चलिए, ये लिखने के बाद देखो, तो पहले संधारित्र पर धारिता C1 है, दूसरे संधारित्र की धारिता C2 है, तीसरे संधारित्र की धारिता C3 है। पहले संधारित्र पर विभवांतर V1, दूसरे पर V2, तीसरे पर V3। अपन विभवांतर के मान निकाल ले, V1, V2, V3। तब पहले संधारित्र पर उत्पन्न विभवांतर, पहले संधारित्र पर उत्पन्न विभवांतर देखें कितना होगा। कौन से सूत्र से विभवांतर का मान निकालना है? तो एक सूत्र पड़ा था Q बराबर CV, यहां से V बराबर था Q अपॉन में C। तीन सूत्र मैंने आपको बताए थे और मैंने बोला था इनका उपयोग आगे करेंगे। तो देखिए आ गया उपयोग। तो इसमें दूसरे सूत्र का उपयोग करने वाले, वोल्टेज बढ़ रहा है इसलिए वोल्टेज का उपयोग करने वाले हैं अपन। ठीक है, विभवांतर निकालने के लिए, V का मान निकालने के लिए इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। तो V बराबर क्या होता है? Q अपॉन C। चलिए लगाए। तो पहले संधारित्र पर उत्पन्न विभवांतर कितना है? V1 बराबर, हाँ, तो V बराबर क्या सूत्र है? Q अपॉन C। तो आवेश तो एक समान है, Q अपॉन पहले संधारित्र पर, पहले संधारित्र की धारिता C1 है, तो V1 बराबर होगा Q अपॉन C1। ये आ गया। दूसरे संधारित्र पर निकाल लें। दूसरे संधारित्र पर उत्पन्न विभवांतर V2, इसी सूत्र से दूसरे संधारित्र पर V2 बराबर Q अपॉन में C2, क्योंकि दूसरे संधारित्र की धारिता C2 है, आवेश तो एक समान है तीनों पर, तथा तीसरे संधारित्र पर उत्पन्न विभवांतर V3 है, चित्र में दिख रहा है V3 बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन में C3। समीकरण नंबर 2 के बाद 3 आ गए। तो विभवांतर यानी वोल्टेज बढ़ रहा था, जो चीज बढ़ती है उसी का मान निकाला जाता है, निकाल लिया। अब अपन बिंदुओं A और B के बीच टोटल विभवांतर निकालें। तब बिंदुओं A तथा B के बीच
कुल विभवांतर, टोटल विभवांतर, कुल विभवांतर V मान लेते हैं। तो V बराबर क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3, यही लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो टोटल वोल्टेज कितना है वो पता चल जाएगा, यही होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर V1 V2 V3 के मान पहले ही निकाल चुके थे, रख दें यहाँ पर समीकरण नंबर 4 में। तो लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 के मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण 4 में रखने पर। चलिए रख देते हैं, इस तरफ करते हैं अब इसको। V बराबर V1 का मान है Q अपॉन C1 प्लस V2 का मान है Q अपॉन C2 प्लस V3 का मान है Q अपॉन C3। ठीक है, तो V बराबर ऊपर से देखिए Q कॉमन दिखाई दे रहा है, Q कॉमन लिया, यहाँ से Q गया 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, यही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इस स्टेप को अपन दो तरीके से कर सकते हैं। एक डायरेक्ट V का मान रखकर, गुणा में है Q भाग में पहुंचाकर, जैसे चाहे अपन यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन दो तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर दे। मान लीजिए किस तरीके से कर दे, V का मान रख लेते हैं। V बराबर क्या होता है, Q अपॉन C लिख दे। यदि सीधा लगाए, V बराबर कितना, Q अपॉन C बराबर Q 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक है, देखिए अब Q से Q क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार, एक बार, यानी 1 अपॉन C बराबर आया 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, दूसरा गुणा में है Q भाग में पहुंचाएंगे, V अपॉन Q, V अपॉन Q, तो V अपॉन Q क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो इस सूत्र से C का मान निकाले, गुणा में है V भाग में जाएगा, यानी C बराबर Q अपॉन V। इसका उल्टा करोगे तो 1 अपॉन C बराबर V अपॉन Q, देखिए आ जाएगा। तो अगर ये गुणा में था तो भाग पहुंचाता V अपॉन Q की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन C। तो चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं या चाहे तो इस तरीके से, ये ज़्यादा सरल है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो V अपॉन Q, तो V का मान रखा, V बराबर क्या होता है, Q अपॉन C, Q से Q कैंसिल, 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ये मान आ गए हमारे पास। ठीक है, तो ये आ गया है, जहाँ पर C जो है ये टोटल धारिता है, संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन की कुल धारिता है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, अतः संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन में कुल धारिता का व्युत्क्रम उल्टा है। किसी भी चीज का उल्टा करना होता तो कैसे कर देते, उसे 1 के बटे में लिख देते। जैसे 2 का उल्टा 1/2 हो जाता है, 5 का उल्टा 1/5, 10 का उल्टा 1/10, ऐसे ही C का उल्टा 1/C। तो यहाँ पर C तुल्य धारिता है, तो लिख देंगे यही से जो आया है वही लिख देंगे। अतः संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होती है। यही है, नीचे लिखेंगे अतः संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होती है, फुल स्टॉप। तो ये हो गया संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन। ठीक है, अब यहां से एक चीज समझ लीजिए, इसका उपयोग कब करना होगा, श्रेणीक्रम में कब जोड़ना होगा। मान लीजिए हमारे पास संधारित्र है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी है, लेकिन उनकी धारिताएं ज्यादा है, ज्यादा धारिता के है, लेकिन अपने को बनाना है कम धारिता का संधारित्र। कैसा, कम धारिता का संधारित्र, तो उन्हें जोड़ दो श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में जोड़ दो, श्रेणी क्रम में। ठीक है, न्यूमेरिकल करेंगे तो मैं आपको वहां पर और समझा दूंगा, तो वो प्रैक्टिकल के तौर पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में अपन समांतर क्रम संयोजन पढ़ने वाले हैं, इतना याद कीजिए। जय हिंद।